नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके क्वेश्चंस बैंक में दिए गए हैं और ये आपके एक मंथ बच गए आपके एग्जाम के, उसमें 100% ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को फटाफट से। चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें और पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला नंबर सवाल के आपसे पूछे जा रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो है यह किस वर्ष यानी किस तिथि को जो है ये आरंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2005 या 2 अक्टूबर 2016। तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कब आरंभ किए गए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल की ओर और दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है और काफ़ी हाईलाइटेड भी प्रश्न बनते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या पूछे जा रहा है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, बताइएगा माँ का दूध जो है ये बच्चों को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिकारिकता या सुरक्षा एवं स्नेह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करें, बीबीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए, इस बार भी 100% उम्मीद है आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे माँ का दूध जो है बच्चों को प्रदान करता है, माँ के दूध में बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ पाए जाते हैं, सिंपल सी भाषा में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक प्रतिकारिकता, बिल्कुल प्राकृतिक प्रतिकारिकता कहने का मतलब है एंटीबॉडी, एंटी बॉडी याद रखिएगा, और सुरक्षा एवं स्नेह यानी दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक प्रतिकारिकता एवं सुरक्षा का एवं स्नेह जो होते हैं वो माँ के दूध में पाए जाते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा 3 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बीबीआई आपके बीसीबी बिहार बोर्ड के यहाँ पे नज़रिए से क्वेश्चंस बैंक में जो है काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया। आपके मॉडल सेट में भी इस बार ऐसे प्रश्न को हाईलाइटेड किए गए हैं जो कि 100% उम्मीद रखता है कि आपको टच करे आपके एग्जाम में। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। तो शिशु को जो है जन्म के उपरांत, ये जन्म के बाद जो है यानी जन्म लेते समय शिशु को क्या देना चाहिए? माता का दूध देना चाहिए, गाय का दूध, बकरी का दूध या भैंस का दूध। तो ऐसा करते हैं आज के लेडीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना दूध ना देकर गाय का दूध पिलाने लगते हैं या विभिन्न प्रकार के जो मार्केट में उपलब्ध दूध होते हैं वो देने लगते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत जो है वो सबसे पहले माँ का दूध देना चाहिए। ठीक है, इससे कुछ एलर्जी पैदा होते हैं बच्चों में, लेकिन ये एंटीबॉडी इनके अंदर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के बीमारियाँ होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति जो होते हैं वो माँ के दूध में काफ़ी होती है उस समय, याद रखिएगा। तो शिशु को जन्म के उपरांत जो है माँ का ही दूध देना चाहिए, न कि अन्य किसी प्रोडक्ट का। अगला नंबर सवाल 4 नंबर सवाल है, ये आपकी स्क्रीन के सामने कि स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान मतलब वही दूध पिलाना को हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में या आपके होम साइंस के लैंग्वेज में बुक के लैंग्वेज में कह सकते हैं, किसी भी वैरायटी से कह सकते हैं स्तनपान, ताकि हम एक अच्छे यहाँ पे लैंग्वेज में रहे, लैंग्वेज को हम ना भूलें। तो स्तनपान आवश्यक है, बताइएगा। तो ऐसे ही प्रश्न जो है सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। स्तनपान जो होता है यानी दूध पिलाना शिशु तथा माता दोनों के लिए या केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न शिशु न तो माता के लिए। स्तनपान किसके लिए आवश्यक होता है? 4 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, शिशु तथा माता दोनों के लिए जो है स्तनपान आवश्यक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ कटेंगे ही सवाल। तो 5 नंबर सवाल पर डिस्कशन करते हैं। 2 वर्ष से 6 यानी 2 से 6 वर्ष तक के आयु को कहते हैं। 2 से 6 वर्ष तक के अगर कोई बच्चा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग उसको बोलते हैं बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष है तो बाल्यावस्था बोला जाता है, याद रखिएगा, बालक अवस्था कहते हैं जिसको, तो ये बाल्यावस्था हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 6 नंबर सवाल। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से अब नज़र आ रही होगी। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराने चाहिए? तो नवजात शिशु को स्तनपान जो है जन्म के दिन से या जन्म के 1 दिन बाद से, जन्म के 2 दिन बाद या जन्म के 3 दिन बाद, तो ये जन्म के दिन से ही स्तनपान कराना अति ही आवश्यक होता है नवजात शिशु के लिए।
7 नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बीवीआई है, क्वेश्चंस बैंक में जो है ऑलरेडी सवाल जो है आपके क्वेश्चंस बैंक में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि जो सवाल आपसे क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाते हैं वो रिपीट भी काफ़ी मात्रा में किए जाते हैं। तो 100% इस बार 2025 के एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न तो 100% रिपीट आपसे किए जाएंगे। बच्चे के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चे के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। माता पिता के बीमार पड़ने पर या पिता की नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति या इनमें से सभी। तो बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की अगर आवश्यकता होती है तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। तो माता पिता की अनुपस्थिति में वैकल्पिक जो है यहाँ पे देखरेख की आवश्यकता की यहाँ पे की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 8 नंबर सवाल। आपसे क्या पूछे जा रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, बताइएगा। जन्म के समय जो है नवजात शिशु की औसत भार कितनी होगी? 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहे। कम से कम जो है जन्म के समय जो है शिशु का औसत जो भार होनी चाहिए वो 2.5 किलो से 3.5 किलो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। होम साइंस में सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में चर्चा आपसे किए जाते हैं जो कि होम से रिलेटेड है। नाम भी है होम साइंस और इससे ज़्यादा नॉलेज वाला क्वेश्चन तो हम नहीं मानते कि आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आप 100% बता सकते हैं। 9 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? विटामिन ए के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। कौन सा विटामिन ए? सॉरी, विटामिन ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो विटामिन ए जो है ये यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? रतौंधी, पीलिया या हैजा, टाइफाइड। तो याद रखिएगा विटामिन ए जो है ये किस लिए दिया जाता है? रतौंधी के लिए। विटामिन ए का जो कैप्सूल है वो मार्केट में उपलब्ध रहता है, याद रखिएगा। ये इसमें भरपूर जो है विटामिन ए की मात्रा रहती है। चलिए 10 नंबर सवाल पर जरा फोकस करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सवाल आपसे कि शरीर में मुख्य अंतःस्त्रावी ग्रंथि की संख्या बताना है। शरीर में मुख्य अंतःस्त्रावी जो है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 8, याद रखिएगा। 8 यहाँ पे जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ जो है हमारे शरीर में पाई जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन से इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग शुक्राशय नहीं है, वृषण है, प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं है, अंडाशय नहीं है। तो कौन जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? याद रखिएगा अंडाशय जो है ये मादा से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? मादा से, याद रखिएगा। वृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये तीनों के तीनों क्या है? मेल से रिलेटेड है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल क्या आपसे पूछे जा रहे हैं कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक की होती है? तो सभी को पता होगा 9 मंथ। 9 मंथ को अगर दिन में आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 30 से गुना कीजिए और बताइएगा। तो ये लगभग लगभग जो हो जाता है वो 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 280 दिन, याद रखिएगा। 5 दिन ऊपर 5 दिन नीचे भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 9 3 27 यहाँ पे देखिए 270 हो रहा है, लेकिन 10 दिन तो आम सी बात है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको जो है दिन में पूछे तो दिन में बता देना है, अगर सप्ताह में पूछे तो उसी अनुसार जो है आप डिवाइड करके या मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको करना हो वो करके आप बता सकते हैं। इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से जो है पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? यानी अगर हार्मोन कम होने लगे तो पुरुष तत्व की कमी हो जाती है, यानी उसमें लक्षण जो है पुरुष वाला वो कम दिखाई देने लगता है। तो किस हार्मोन की कम स्त्राव से? तो ये एंड्रोजन हार्मोन के जो है कम स्त्राव से ऐसा देखने को मिलता है। बीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 14 नंबर की रजोधर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? तो ऐसा कब होता है जो समाप्त हो जाती है? मासिक धर्म यानी रजोधर्म के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये 45 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष इसके बाद जो है कोई भी लेडीज मां नहीं बन सकती, याद रखिएगा। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? संक्रमण रोग की समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, पोषण की समस्या, इनमें से सभी। तो सभी भागीदारी जो है भारत में स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। संक्रमण रोग की तो है ही, बढ़ती जनसंख्या भी है हमारे देश में। लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या अभी तक हो चुका है और चीन को पछाड़ते हुए भारत नंबर 1 देश बन चुका है। पोषण की समस्या बिल्कुल होगी, जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी तो आम सी बात है कि पोषण में यहाँ पे समस्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला सवाल है 16 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? पीडीएफ लेने के लिए प्यारे साथियों, पीडीएफ लेने के लिए क्या करना होगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। लिंक कहाँ पर मिलेगा? इस वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक कीजिए, फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो क्रियात्मक विकास नहीं है क्या? सिर संभालना,
बोलना, घुटने के बल चलना या पकड़ना, तो कौन सा जो है क्रियात्मक विकास नहीं हो सकता? बोलना। क्या बोलना क्रियात्मक विकास है क्या? सिर संभालना, घुटने के बल चलना और पकड़ना, ये सभी क्रियात्मक विकास हो सकते हैं, लेकिन बोलना ये क्रियात्मक विकास नहीं है, याद रखिएगा। बुद्धि से क्या तात्पर्य है? शारीरिक आकार में परिवर्तन हो जाता है, बुद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, या वृद्धि मापी जा सकती है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वृद्धि से तात्पर्य है कि शारीरिक आकार में परिवर्तन। वृद्धि अगर किसी चीज में हो रही है तो यहाँ पे मान लीजिए शरीर में वृद्धि हो रही है तो आकार में तो बिल्कुल परिवर्तन होगा ही होगा। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, बिल्कुल। ऐसा एक समय आता है जैसा कि आप जो है इससे डबल नहीं हो सकते। मान लीजिए आप 12 फीट के हो गए और इससे बड़ा नहीं आप हो सकते, तो ये एक निश्चित अवधि के लिए हो जाता है, ठीक है। वृद्धि मापी जा सकती है, बिल्कुल हमने इसको माप लिया है कि 12 फीट के हैं आप। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वृद्धि से तात्पर्य है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 18 नंबर सवाल, आपसे क्या पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। विवृद्धि से अभिप्राय है, तो ये जो है संख्यात्मक विकास का है। क्या है? संख्यात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे 100 to 10%। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? ऐसा कौन सा बीमारी है जो वैक्सीन उसका लगाया नहीं जाता बल्कि मुंह में डाली जाती है? तो पोलियो की दवा आप लोगों ने देखा होगा, ये गांव घर में यहाँ पे घूम घूम कर पोलियो एजेंट जो होते हैं वो जाते हैं और दवा पिलाने का कार्य करते हैं, तो ये मुंह में जो होते हैं वो वैक्सीन को डाला जाता है, वो एक प्रकार का वैक्सीन होता है, याद रखिएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो है यकृत, थायराइड, पीयूष या लार। मानव शरीर में सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी है। तो सभी को पता होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है सबसे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। यकृत यानी लीवर जो है, ये लीवर जो है क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला सवाल है, भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि भोजन को जब हम छू देते हैं तो उसमें से गंध निकलने लगता है, कुछ देर बाद जो है गंध निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो मिट्टी से या राख से, साबुन से, या यहाँ पे मात्र पानी से। कहने का मतलब है कि किस चीज़ से धोनी चाहिए? भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात जो है धोनी चाहिए। हमारे हाथ में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया लगे होते हैं जो कि प्राकृतिक में अभी भी घूम रहे हैं आपके सामने, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। तो वही बैक्टीरिया जो है वो सड़ाने का कार्य करता है, याद रखिएगा। और ये साबुन से जो है अच्छी तरीके से सबसे पहले धो ले, उसके बाद जो है उसके पश्चात जो है किसी भी भोजन को छूने का प्रयास करें। 22 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई? राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1961 में पटना में, 1959 में हैदराबाद, 55 में कलकत्ता या 1959 में लखनऊ में। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस काफ़ी लाजवाब है, आपको पूरी तरीके से उलझाने का प्रयास इस प्रश्न में किया गया, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डायरेक्ट आंसर की ओर जाएंगे और ये लगाएंगे क्या, 1959 में लखनऊ में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1959 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो लखनऊ में। 23 नंबर सवाल आपसे क्या पूछे जा रहे हैं कि अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे श्रम का मतलब ये नहीं कि श्रम, श्रम मतलब कार्य करने वाले को। अत्यधिक अगर कोई कार्य कर रहा है तो प्रति घंटे निम्नलिखित में कितनी कैलोरी की आवश्यकता उनको पड़ती है, ये आपको बताना है। 300 कैलोरी से 400 कैलोरी, या 400 से 500, 150 से 300, या 500 से 600। यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अत्यधिक कार्य कर रहा है तो कितनी कैलोरी एनर्जी जो है उसके लिए आवश्यकता होगी, आपको बताना है 23 नंबर सवाल में। तो ये कम से कम जो है 150 से 300 कैलोरी यहाँ पे उनको दिया जाना चाहिए। अगला सवाल है कि जल में किसकी मात्रा कम होती है? नरम आपसे पूछा जा रहा है। नमक, रेत, एयर भी दोनों, इनमें से सभी। तो ये नमक की मात्रा जो है कम होती है यहाँ पे नरम जल में, याद रखिएगा। और खारा जल भी बोलते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। भोजन दूषित नहीं होता है, भोजन बैक्टीरिया द्वारा दूषित नहीं होता है क्या? फफूंदी द्वारा नहीं होता या खमीर द्वारा? भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया, जैसा कि हमने बताया, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हमारे वातावरण में भी घूम रहे हैं। अगर हम खुला छोड़ दें भोजन को तो वो दूषित हो जाएगा।
फफूंदी ये भी नष्ट कर सकता है, जैसा कि आपके ब्रेड में देखते हैं, ब्रेड में जो फफूंदी लग जाता है ये भी नष्ट कर सकता है भोजन को, और खमीर तो करता ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि भोजन दूषित नहीं होते, यानी भोजन जो है किससे दूषित नहीं होते, ये आपसे सवाल में पूछे गए थे। जरा फोकस करने का प्रयास करें, ऐसे प्रश्न जो है आपको उलझा देगा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए 26 नंबर सवाल पर जरा फोकस करें। आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन FAO, खाद्य और कृषि संगठन FAO जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना कब किया गया ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस का आंसर तो आप बता ही सकते हैं। इनकी स्थापना जो है 1945 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। अगला क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। टमाटर, हरी सब्जी, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, जो भी यहाँ पे दिए गए, अनानास, बंदा गोभी, यानी विभिन्न प्रकार की सब्जियों का नाम दिया गया है। अनाज आदि में क्या पाए जाते हैं? ये जितने भी आपके साग सब्जी का नाम यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं ये सवाल है। तो सिंपल सी बात है, इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। हरी सब्जी, आंवला, नींबू, नींबू अगर आपको पकड़ में आ जाए तो ये क्वेश्चंस तो बहुत सारे उलझाने का प्रयास है, टाइम वेस्ट भी करने का प्रयास इस क्वेश्चंस में आपको किया गया, बट फोकस करना है क्या नींबू है। अगर नींबू है तो बिल्कुल इसमें विटामिन सी पाए जाएंगे और आप विटामिन सी की ओर चलेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर मान के आगे की ओर बढ़ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? मधुमेह में यानी चिनिया बीमारी जो होते हैं उसमें जो है किस प्रकार की आहार जो है हमें यूज करनी चाहिए, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। न्यून शर्करा युक्त आहार, शर्करा युक्त आहार क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन को यहाँ पे न्यून, न्यून कहने का मतलब है कि बहुत ही कम। शर्करा युक्त आहार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अधिक रेशे युक्त आहार भी नहीं देनी चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त भी नहीं देनी चाहिए और न्यून प्रोटीन युक्त भी नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। फलों एवं सब्जियों को पकने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? फल एवं सब्जी के पकने की क्रिया के लिए जो है फफूंदी है, खमीर है, जीवाणु या एंजाइम है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। इस प्रश्न का तो राइट जवाब आप बता ही सकते हैं। 20 यहाँ पे 9 नंबर सवाल है जो कि एंजाइम की ओर बढ़ेगा। फलों एवं सब्जियों को पकने के लिए क्रिया के लिए जो है कौन सा जिम्मेदार है? तो एंजाइम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों का जो मानक चिन्ह होता है वो क्या होता है बताइएगा? वो होता है EPO, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम है। दूध में अगर पानी को मिला दिया जाए तो वो परख कर लेता है, यानी जांच कर लेता है, जांच। तो बताइएगा यंत्र कौन सा है, किसके द्वारा जांच किया जाता है? थर्मामीटर के द्वारा तो बुखार का जांच किया जाता है। लेक्टोमीटर बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। क्या होगा? लेक्टोमीटर। ऑप्शंस नंबर क्या होंगे? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भोजन को बचाना चाहिए किससे? मक्खियों से, धूप से, हवा से, जल से। तो मक्खी जो है दूषित करने में आगे रहता है, भोजन को दूषित कर देता है। धूप से, धूप में बिल्कुल ना के बराबर खराब होगा। हवा से भी, और ऐसे तो हवा से भी हो सकता है, बट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं ऑप्शंस के हिसाब से, वो ऑप्शंस नंबर एक के साथ जाएगा, मक्खी। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन है बताइएगा? काफी उम्मीद से ऐसे प्रश्न को आपके सामने लाए गए जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन सा हो सकता है? तो सुरक्षा में तो है विटामिन है। वसा का यूज ज़्यादा करेंगे फैट बढ़ जाएगा और आपको यह हानि देगा। कार्बोहाइड्रेट भी सेम टू सेम ऐसा ही है, और भोजन कहने का मतलब तो कुछ नहीं बनता, बट विटामिन जो होते हैं ये इनकी पौष्टिक तत्व सुरक्षात्मक माने जाते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले, एनर्जी को उत्पन्न करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी मात्रा में एनर्जी स्टोर रहते हैं, और इससे भी ज़्यादा किस में रहते हैं? वसा में रहते हैं। तो वसा के रूप में जिसको स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च के रूप में जो भी एनर्जी स्टोरेज रहती है वो काफ़ी दिनों तक चलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसके नीचे आती है, याद रखिएगा ये। इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, याद रखिए। अगला है कि सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, तो ये अनाज, अनाज से ही हमारे पास जो है। और दालें देखिए, दालें, सब्जियां, फल, लेकिन दालें दिया यहाँ पे अनाज दे दिया, तो अनाज तो सभी में आ गए ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा यानी सर्वाधिक एनर्जी उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है?
शरीर के आधारशिला जो है कौन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस काफ़ी लाजवाब है और बिल्कुल आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें। 36 नंबर क्वेश्चंस का जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे शरीर की आधारशिला यानी शरीर के यहाँ पे कह सकते हैं संरचना, जिसको स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, उनकी निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। 36 नंबर सवाल। और ये प्रोटीन याद रखिएगा, क्या? प्रोटीन। अगला सवाल की ओर बढ़े तो भोज्य पदार्थ का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? नो और यस वाले सवाल जहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए तो फोकस ज़्यादा करें। और भोज्य पदार्थ का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? तो वायु याद रखिएगा, ये नहीं है। प्रोटीन, विटामिन हो सकते हैं, कार्बोज एवं खनिज लवण भी हो सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ये वायु नहीं हो सकता। परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया? परिवार के दैनिक आहार को जो है टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको जो है 4 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा कितने भागों में? 4 भागों में। अगला सवाल की ओर बढ़े तो शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? यानी जल जो है कितने प्रतिशत होता है शरीर में? तो सभी को पता होगा, ऐसे सवाल तो 10th लेवल 9th लेवल से ही आपसे पूछे जाते हैं और आप बिल्कुल बताते भी ऐसे क्वेश्चंस को कि 60 से 70% भाग जो है वो पानी से बना हुआ है हमारे शरीर में। कुल वजन का जो है 60 से 70% भाग क्या है? तो ये जल है। अगला सवाल है कि स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल जो होता है रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और कीटाणु रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ जल जो है ना उसमें कीटाणु है, न ही रंगहीन है और न ही गंधहीन है। अगला सवाल है कि एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? एलपीजी पर बात किया जा रहा है। एलपीजी जिसका सिलेंडर आपके घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित है? आईएसआई का या एगमार्क का, एफपीओ का? इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के टंकी पर भी देख सकते हैं जो एलपीजी पर कौन सा चिन्ह जो है अंकित किया गया, ऐसे आप बता सकते हो। ये जो है आईएसआई का, आईएसआई का जो है याद रखिएगा, आईएसआई इसका जो है यहाँ पे अंकित किया गया है। इस चिन्ह का इस्तेमाल जो है एलपीजी के टंकी पर इस्तेमाल किए गए। अगला सवाल है कि कौन एफपीओ एफपीओ मार्क वाले पदार्थ नहीं है? जैम, जेली, सील या बिस्किट? 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिस्किट के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जैम, जेल और सेल ये एमपीओ के अंतर्गत आते हैं। चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह है? एक मार्क का है, आईएसआई का है, एफ पीओ का, या इनमें से सभी? तो चाय की पत्ती पर जो चिन्ह दिए जाते हैं मानक चिन्ह, वो कौन सा है? तो वो एक मार्क का दिए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े, 44 नंबर सवाल क्या है? उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? उपभोक्ता के जो अधिकार है वो कौन नहीं है? चयन का, क्षतिपूर्ति का, या दुकान में रेड करवाने का, शिकायत दर्ज करने का? तो दुकान में रेड करवाने का जो है ये नहीं है। उपभोक्ता के अधिकार नहीं है कि दुकान में रेड करवा दे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है कहाँ पे? तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जाके अपनी शिकायत को जो है वो दर्ज करा सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एफपीओ मार्क उपलब्ध रहते हैं कहाँ पे? तो ये कैचअप पे, कैचअप पे जो है एफपीओ सॉरी ईपीओ, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है तो इसको एफ आप बना ले, ये करेक्शन कर ले। एफपीओ मार्क उपलब्ध होते हैं कहाँ पे रहते हैं? वो कैच अप पे रहते हैं। एफपीओ फिर से है का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल यहाँ पे नेम आपसे पूछे जा रहे हैं तो फूड प्रोडक्शन ऑर्डर क्या है? फूड प्रोडक्शन ऑर्डर। और फुल फॉर्म जो होते हैं 100% उम्मीद रखिएगा कि आपसे ऐसे सवाल तो 100% पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू प्रमुख बताइएगा। उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू प्रमुख क्या हो सकते हैं? 48 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आंसर जो है कमेंट इनबॉक्स में आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर उपभोक्ता जागरूकता का, याद रखिए ये अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू है कि उपभोक्ता जो है वो जागरूकता का पहलू होनी चाहिए, उपभोक्ता में जागरूकता होनी चाहिए। 49 नंबर सवाल कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा कौन सा नारा जारी किया गया? ऐसा आपसे अगर पूछा जाए तो इसका जो है जागो ग्राहक जागो का नारा जो है ये दिया गया है, याद रखिएगा।
और आज का ये 50 प्रश्न आज के लिए लास्ट होगा। फिर से अगले क्लास में 50 क्वेश्चंस को सोल्यूशन लेके आएंगे। तो 50 सवाल जो है, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, इस क्वेश्चंस का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। और ये 24 दिसंबर 1986, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, 50 ऐसे MCQ थे जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस बैंक में दिए गए हैं, और इस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही। तो कुछ ही दिन बच गए आपके एग्जाम में, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगातार आप लोग करते रहे। एक बार न सही दूसरे बार वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चंस को हर एक सप्ते माइंड से गुजारने का प्रयास करें, ताकि आपको याद रहे बस आपके एग्जाम तक। उसके बाद आप भूल जाए, कोई मैटर नहीं करता, आपके एग्जाम तक तो इस प्रश्न को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में।